Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel Aim of Life Physics. Today we are discuss about Bohr's model. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Bohr's model. It's very most important for physics क्लास 12th. अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी Bohr's मॉडल है. जो Bohr's मॉडल केमिस्ट्री में है वही आपका फिजिक्स में है. तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप केमिस्ट्री पढ़े 11th क्लास केमिस्ट्री में और 12th फिजिक्स में है आपका बोर्स मॉडल, तो ध्यान से देखिए पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं. इसकी पूरी पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, इसका लिमिटेशन भी बताऊंगा. ठीक है, यानी बोर्स मॉडल और लिमिटेशन पूरा मैं कंप्लीट करने वाला हूँ. ध्यान से देखिएगा पूरा लेक्चर. देखिए बोर्स मॉडल में सबसे पहला मॉडल इन्होंने क्या बोला इनके अकॉर्डिंग. फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डेफिनिट ऑर्बिट इट्स एनर्जी इज कांस्टेंट. मतलब जब इलेक्ट्रॉन जो होता है एक डेफिनिट ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उस समय उसकी जो एनर्जी होती है कांस्टेंट होती है. यानी देखिए ये न्यूक्लियस है, ये आपका सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें इसकी जो एनर्जी होगी ना कांस्टेंट होगी, फिक्स रहेगी. ठीक, और ये जिसमें रिवॉल्व करेगा ना, ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा और उस सर्कुलर पाथ का इन्होंने नाम रखा ऑर्बिट. यानी इन्होंने उसका नाम क्या रखा, ऑर्बिट. सेकेंड पॉइंट इसमें क्या, ये फर्स्ट पॉइंट था, इतना कंप्लीट पॉइंट. फर्स्ट कितना इजी है. सेकेंड पॉइंट क्या बोला इन्होंने, कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट यानी एनर्जी लेवल फर्स्ट टू हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब एनर्जी. यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. ये सेकंड पॉइंट है इनका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी जब कोई भी एटम है दुनिया का, उसमें लोअर एनर्जी लेवल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर से जब हायर में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लेता है तभी जाएगा. यानी जब तक हम एटम को एनर्जी नहीं देंगे तब तक उसके लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हायर में नहीं जाएंगे. देखिए क्या है, अब यहाँ पे E1 एनर्जी, यहाँ पे E2. अब हायर एनर्जी, ये लोअर एनर्जी है. डेल्टा E इक्वल होता है E2 माइनस E1. अब देखिए यहाँ पे क्या है, E2 आपका ज्यादा है, E1 क्या है, कम. तो ये ज्यादा, अगर ये कम है तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा. मान लीजिए ये आपका 10 है, ये आपका 9 है, तो 10 में से 9 गया 1, प्लस में आया ना, +1, यानी ये पॉजिटिव होगा. ठीक है, डेल्टा ई का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव. और डेल्टा ई पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी कैसा है, एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, और इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक. क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक. तो ये रहा आपका सेकेंड. ठीक है, चलिए इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए अच्छे से, फिर बात करते हैं. ये आपका पूरा फर्स्ट और ये सेकंड हो गया. अब बात करेंगे थर्ड का. ठीक, लिखिए पहले इसको. नाउ बोर्स मॉडल का थर्ड मॉडल क्या है, बोर्स का थर्ड मॉडल क्या है. उन्होंने कहा था कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट्स एमिट एनर्जी. अभी मैंने कहा कि इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. और इन्होंने ही कहा कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी को इमिट करता है. कितना अच्छा इंटरेस्ट पॉइंट है भाई. जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा. तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स है, हायर से कहाँ है, लोअर में. तो माना यहाँ पे एनर्जी क्या था, E2, यहाँ पे क्या है, E1. अब देखिए डेल्टा E इक्वल टू E1 माइनस E2. इसके पहले वाला में E2 माइनस E1 था, यहाँ पे E1 माइनस E2. क्यों, क्योंकि जहां पे जाता है उसको फाइनल बोलते हैं, जहां से जाता है उसको इनिशियल बोलते हैं. तो फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए E1 माइनस E2. अब देखिए आप यहाँ पे E1 क्या है, कम होगा, E2 क्या है, ज्यादा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल है तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा. तो मान लीजिए अगर ये ज्यादा हो जाए, ये आपका 10 हो जाए और ये आपका 9, तो सिंपल फंडा है कि 9 में से 10 जाएगा तो माइनस आएगा. यानी डेल्टा E के मान जो होगी वो निगेटिव आएगी. अब इसकी वैल्यू निगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ये एक्सोथर्मिक है. और एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है. ठीक, तो ये एक्सोथर्मिक यानी जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा तो एनर्जी इमिट करेगा और वो एक्सोथर्मिक होगा. अब बात करते हैं फोर्थ नंबर. बोर का फोर्थ मॉडल क्या है. इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट where angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. आप देखिए ये आपका पूरा सेल है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है v वेलोसिटी से.
इसकी रेडियस r है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होता है mvr। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला ही mvr होता है। अब ये जो mvr है ये इक्वल होगा nh/2 पाई। अब ये n क्या है, इसको बोलते हैं इंटीजर। n का मान 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे जो ये n है ना, ये n है क्या, तो ये है आपका नंबर ऑफ सेल, इसको बोल सकते हैं आप, इसको नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ये जो गोला देखा है नंबर या ऑर्बिट है, तो इसको नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट, एक और मतलब सेकंड, एक और मतलब थर्ड, वो आपका n है। ठीक है, और h क्या है आपका, h प्लैंक कांस्टेंट है। h आपका है क्या, तो इसे बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। और h की वैल्यू कितनी होती है, तो h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 10⁻34 जूल इनटू सेकेंड। दिस इज वैल्यू ऑफ h। तो ये रहा आपका फोर्थ मॉडल का। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो गया। अब इसके आगे इतना लिखिए, फिर आगे बताते हैं। बोर का 5 मॉडल क्या है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, इन्होंने बोला टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये क्या बता रहे हैं, ये इन्होंने कहा कि मान लीजिए न्यूक्लियस है आपका, ये सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, ये जो न्यूक्लियस हम देख रहे हैं ना, इसके चार्ज होते हैं, यानी चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पता है आपको, न्यूक्लियस का भी चार्ज होता है, और न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है ना, वो होता है आपका प्लस ZE। इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, प्लस ZE। इसे प्लीज रिमेंबर इट, Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये फंडामेंटल चार्ज है, इसका चार्ज हो गया प्लस ZE, और दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस यहां तक तो समझ गए आप, इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इक्वल होगा किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस के द्वारा एक फोर्स लग रहा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंटर की ओर। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिखते हैं, मान लीजिए Fc से, यानी दो फोर्स काम कर रहा है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, और एक फोर्स काम कर रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो जो आपका Fc है ना, ये इक्वल होगा Fe के, और ये जो Fc होता है इसकी फार्मूला होता है mv²/r, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता है आपका फोर्स है, आप पढ़ेंगे 12th में आएंगे, 12th में ही है, मतलब 12th ही तो पढ़ना है, 12th में ही आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2/r²। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो क्या है, ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 9 10⁹ लिख सकते हैं। देखिए रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि Q1 कितना है, तो मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं Q1 मान लूं, और ये जो चार्ज है प्लस ZE इसको मैं Q2 मान लूं, तो Q1 हो गया इलेक्ट्रॉन, Q2 हो गया ZE/r², और ये आपका mv²/r, ये तो रहेगा ही। अब ये E और E² हो जाएगा, यानी मुझे मिल गया mv²/r इक्वल टू kZe²/r²। मान लीजिए मुझे यहाँ से r की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू, r की वैल्यू, तो यहाँ से r को r में कैंसिल कर दूं, तो क्या होगा, mv² इक्वल टू kZe²/r। इस r को इधर कर दूं मैं, तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं मैं, kZe²/mv²। तो एक तो फार्मूला आपका ये बन गया r का, ठीक है, लेकिन मुझे r की वैल्यू चाहिए थी। ठीक, तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे, ये करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आ गया mv²/r इक्वल टू kZe²/r², कैंसिल कर दीजिए, तो mv² का मान आपका आ गया kZe²/r, कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर दीजिए। अब हम लोग फार्मूला एक पढ़े हैं, इसको हटाइए, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो mvr जो होता है nh/2 पाई, इनका फोर्थ रूल था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा nh/2 पाई की इक्वल होगा। यहां देखिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए,
स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे फायदा क्या होगा बता रहा हूँ। एम बी आर का होल स्क्वायर कर दीजिए एन एच बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपका एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। इधर देखिए हमको एम बी स्क्वायर मिला है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना है एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ना एम बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। यहाँ एम बी स्क्वायर है, यहाँ पे एम बी है। तो मैं अगर मैं इसमें m से मल्टीपल कर दूं और इसमें भी m से मल्टीपल, चेंज बट नो चेंज, तो m क्या हो जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम इक्वल टू के जेड टी स्क्वायर बाई आर। और इस m को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा एम बी का होल स्क्वायर की वैल्यू, पूरे एम बी की होल स्क्वायर की वैल्यू एम के जेड टी स्क्वायर बाई आर। इस वैल्यू को ले चल के एम बी स्क्वायर का मान यहाँ रख दूं मैं। जब मैं यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगा एम के जेड ई स्क्वायर बाई आर इंटू आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। अब क्या होगा ये आर से आर क्या हुआ कैंसल आउट, हमको आर का मान चाहिए तो आर इक्वल टू इस सबको नीचे ट्रांसफर कर दो, तो ऊपर एन स्क्वायर एच स्क्वायर नीचे 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर बाई एम के जेड डी स्क्वायर नीचे ट्रांसफर कर दिया मैं, तो आर की वैल्यू ये मिल गई। अगर ये आर की वैल्यू मुझे मिल गई तो इसमें बहुत सारे वैल्यू ऐसे हैं जो मुझे पता है और बहुत ऐसे हैं जो मुझे पता नहीं है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए आर की वैल्यू मिल गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर। देखिए n आपका क्या है नंबर ऑफ सेल, ये तो हमको पता ही नहीं है, क्या पता किस कौन सा एटम ले रहा हूं मैं। h हमको पता है 6.6 × 34 जूल इंटू सेकेंड, तो h कांस्टेंट हो गया। h पता है, 4 पता है, पाई पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पता है हमको, और e पता है, z और n नहीं पता। तो जो नहीं पता उसको साइड में कर देते हैं, n स्क्वायर में z नहीं पता साइड, जो पता है उसको इसमें लिखते हैं h स्क्वायर, नीचे पता है 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, अब इसको वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। h का मान कितना रखेंगे 6.6 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, पाई का मान कितना रखेंगे 3.14, m का मान 9.1 10⁻³ kg, k का मान 9 10⁻9 राइट, और e का मान 1.6 10⁻⁻⁹ गुना। जब ये पूरी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे ना और सॉल्व करेंगे ना तो r की वैल्यू आएगी 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। इसका पूरे का वैल्यू आएगा 0.53 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। दिस इज रेडियस ऑफ एटम। मतलब कोई भी एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है r कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका आर की वैल्यू, ठीक, किसके द्वारा निकाला है रूल नंबर 5 के द्वारा, ये बोर्स मॉडल का, इसको लिख लीजिए। ओके फिर नेक्स्ट चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। देखिए बोर मॉडल में उन्होंने ये सब कुछ बता दिया, रेडियस बता दिया। रेडियस बताने के बाद उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट के अंदर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन कैसे बताया, तो देखिए उन्होंने कहा मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी v है, इसकी रेडियस r है, ठीक। इस पे जो चार्ज है प्लस जेड डी एंड दिस इज चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी ये बताया बोर्स ने, और कैसे कहा बताया। उन्होंने कहा हम जानते हैं r इक्वल टू एल स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर। दिस इज रेडियस ऑफ, मतलब दिस इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर है, ये इन्होंने बता दिया था, ठीक। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी वेलोसिटी मुझे बताना है, कैसे बताएंगे वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी के लिए कहा कि हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं
तो इन्होंने ये क्या जानते थे, तो इन्होंने कहा कि हम जानते हैं एम वी आर इक्वल टू होता है एन एच बाई टू पाई। भाई इतना तो होता है ना, एम वी आर जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये एन एच बाई टू पाई इक्वल होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना आर, इस पूरी वैल्यू को आर का मान यहाँ ला के इन्होंने पुट कर दिया। जब पुट किया ना तो एम वी आर का मान कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। इन्होंने आर की वैल्यू जो है ना पूरा का पूरा ला के यहाँ पुट कर दिया। जब पुट किया ना तो ये बना। अब यहाँ से एम क्या हुआ, कैंसिल आउट। हमको वेलोसिटी चाहिए, अच्छा एन और एच ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी ऊपर वेलोसिटी बचा, एन एच बचा और नीचे कितना बचा 4 पाई स्क्वायर और के जेड डी स्क्वायर और इधर बचा 1 बाई 2 पाई। मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इस पूरे वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर दूं और एन एच को नीचे ट्रांसफर कर दूं। इसका मतलब वेलोसिटी मुझे मिल जाएगी 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाय 2 पाई एन एच 2 पाई। अब आप देखेंगे कि 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या मिला, तो v इक्वल टू ऊपर बचा 2 पाई, एक पाई कट गया एक पाई बचा अभी, टिक के और जेड ई स्क्वायर बाय नीचे बचा एन एच। अब देखिए ये आपका 2 है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर बाई एन एच। हमें 2 पाई और k और e की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, n और z का वैल्यू पता नहीं है, इसको अलग कर देंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई के e स्क्वायर बाई h और z बाई n अलग कर देंगे। यहाँ k की वैल्यू 9 इंटू 10 में 9, e की वैल्यू 1.6 टाइम्स 19 माइनस 19, h की वैल्यू 6.6 टाइम्स 34 एंड 2। सब वैल्यू जब इसमें रख के सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी 2.188 10 के पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, एंड जेड बाई एन तो है ही मीटर पर सेकेंड यूनिट। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर एटम के अंदर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2.188 10 के पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड होगी। राइट इट फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि अगर सर्कुलर पाथ जो था उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स था उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ना सर्कुलर पाथ पे, उसकी एनर्जी क्या होगी, मतलब एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी क्या होगी, उसको आप पता करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से r है मतलब रेडियस, ये आपका सब कुछ बना दिया मैंने। अब इस इलेक्ट्रॉन की मुझे एनर्जी फाइंड करना है, मतलब इसकी एनर्जी मतलब हमको En फाइंड करना है। En लिखो या टोटल एनर्जी लिखो, डिपेंड ऑन यू। टी लिखिए टोटल एनर्जी या En से लिखिए। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें En से लिखते हैं, En को ही टोटल एनर्जी बोलते हैं। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालना है इफ इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अगर यह न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो कैसे पता करेंगे। तो देखिए जो आपका टोटल एनर्जी होता है ना En, ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता होगा कि टोटल एनर्जी अगर मुझे पता करना है तो काइनेटिक और पोटेंशियल अगर मैं दोनों एनर्जी को जोड़ दूं तो वही आपका होता है टोटल एनर्जी। ठीक, अब मुझे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पता करना होगा, और किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मालूम चल जाए और इसकी पोटेंशियल और दोनों को ला के यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। यानी इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ एम तो है भाई, अब वी स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता तो है नहीं तो पता कर लेते हैं ना। देखिए हम लोग पढ़े थे कि एम वी स्क्वायर का यहाँ जो होगा कि जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल होगा। यहाँ से आर आर कैंसिल कर दूँ, एम को ट्रांसफर कर दूँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर बाई एम आर।
ये मुझे मिल गया वी स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि ये मैं बताया था स्टार्टिंग में फिफ्थ रूल में। वी स्क्वायर का मान कितना मिलेगा, के जेड डी स्क्वायर बाई एम आर। इसको यहाँ पर रख दूं मैं, के जेड डी स्क्वायर बाई एम आर। तो एम से एम क्या हुआ, कैंसल आउट हो जाएगा, बन जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 के जेड डी स्क्वायर बाई आर। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। मुझे काइनेटिक एनर्जी तो मिल गया, अब मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। तो काइनेटिक तो मिल गया, पोटेंशियल चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है के Q1 Q2 बाई आर। लेकिन Q1 आपका प्लस जेड डी है और Q2 माइनस ई है। जब यहाँ पर रखेंगे ना तो के जेड डी और ये माइनस ई बाई आर, यानी हो गया के जेड डी स्क्वायर बाई आर, लेकिन माइनस में निगेटिव साइन आपको शो करना पड़ेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड डी स्क्वायर बाई आर। दिस इज पोटेंशियल, दिस इज काइनेटिक। दोनों वैल्यू ले चल के यहाँ पुट कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पुट कर दूंगा, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट कौन है आपका, तो ई एन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ई एन इज इक्वल टू काइनेटिक कितना आ गया आपका, हाफ, हाँ, के जेड डी स्क्वायर, हाफ के जेड डी स्क्वायर बाय आर प्लस, और यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस के जेड डी स्क्वायर बाई आर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ 2r है, यहाँ पे r है, तो 2r होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा के जेड डी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे चला जाएगा 2 के जेड डी स्क्वायर ई एन। तो ई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के जेड डी स्क्वायर, के जेड डी स्क्वायर गया, यानी माइनस के जेड डी स्क्वायर बाई 2r। ये आ गया ई एन की वैल्यू। यानी मुझे टोटल एनर्जी कितना मिल गया, माइनस के जेड डी स्क्वायर बाई 2r। मुझे टोटल एनर्जी मिल गई ई एन इक्वल टू, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ई एन इक्वल टू माइनस के जेड डी स्क्वायर बाय 2r। दिस इज टोटल एनर्जी मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इस ई एन को मैं लिखना चाहूँ तो माइनस के ई स्क्वायर बाई 2, के सॉरी के माइनस के जेड और ई स्क्वायर बाई 2, और आर की वैल्यू क्या थी, तो आर की वैल्यू थी एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर। ये वैल्यू थी आर की। आर का मान यहाँ ला कर रख दिया मैं। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो ई एन इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय, यहाँ पे कितना आपका 4 पाई स्क्वायर एम के जेड डी स्क्वायर। ये पूरी की पूरी वैल्यू चली जाएगी इसके पास। जब जाएगा ना तो ई एन की वैल्यू हो जाएगी माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4। देखिए के और के स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर स्क्वायर ई 4, और नीचे 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बच जाएगा। तो ये रहा ई एन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इतना लिख लीजिए, फिर मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, राइट इट। अब मैं इधर का रफ कर रहा हूँ, ये मेरे को मिल गया ई एन इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 बाय, नीचे मिल गया 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मैं करूँगा क्या, माइनस जो वैल्यू पता है उसको लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई के पावर 4 बाय 2 एच स्क्वायर। ये तो पता है मेरे को, लेकिन मुझे जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर नहीं पता है। देखिए जेड स्क्वायर एन स्क्वायर तो नहीं पता है। अब इस पूरे वैल्यू को मैं सॉल्व कर दूं तो इसकी सबकी वैल्यू मुझे पता है, तो मैं जब रख के सॉल्व करूंगा तो ई एन इक्वल टू आएगा माइनस 13.6, और यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इतना। ई एन इक्वल टू इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस 13.6, यही आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वोल्ट पर एटम, सॉरी एटम पर वोल्ट, एटम पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
इसकी यूनिट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, सॉरी En इक्वल टू -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज द वैल्यू ऑफ En टोटल एनर्जी, यानी इस इलेक्ट्रॉन्स की टोटल जो एनर्जी होगी ऑर्बिट के अंदर वो होगी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, यही आपका टोटल एनर्जी था इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल। ये आपका बोर्स मॉडल था, आप लिमिटेशन देख लीजिए। सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन यूज ऑफ h/2 इन्होंने ये नहीं बता पाया कि h/2 का यूज क्या है, ठीक, पहला। सेकंड क्या है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इनका जो रूल था वो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था, डबल ट्रिपल के लिए नहीं था। फिर ही कुड नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, इन्होंने डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर ऑर्बिटल्स आर इलिप्टिकल नॉट सर्कुलर, जो ऑर्बिटल होता है वो आपका कैसा होता है, देखिए लिखा है ना ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आर इलिप्टिकल नॉट सर्कुलर, जो ऑर्बिटल्स होता है वो इलिप्टिकल होता है, ऑर्बिट जो होता है इलिप्टिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता। ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट, जीमान एंड स्टार्क इफेक्ट को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी ये इनकी क्या थी, लिमिटेशन थी। तो ये रहा इनके लिमिटेशन, और इसके पहले वाला इनका कॉन्सेप्ट था बोर का मॉडल का, ठीक। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, प्लीज प्रैक्टिस एंड रिमेंबर इट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।